नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर दौरे पर हैं। जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर का आमेर किला देखने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर जेडी वेंस फैमिली की अगवानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। वेंस के साथ आमेर किला देखने उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल भी आमेर किला पहुंचे हैं। आमेर किला में वेंस और उनके परिवार का जोरदार स्वागत किया गया। आमेर किला पहुंचते ही दो हाथियों ने वेंस फैमिली का स्वागत किया। कल की तरह आज भी वेंस की पत्नी और बच्चे पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में ही नजर आए। आमेर किला का भ्रमण करने के बाद जेडी वेंस अमेरिकी बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। कल वेंस और उनका परिवार आगरा में ताजमहल का दीदार करेगा। वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की थी। इसके बाद मोदी ने वेंस के सम्मान में पीएम हाउस में डिनर दिया था। पीएम मोदी ने पीएम हाउस में वेंस और उनके परिवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस के बच्चों के साथ वक्त भी बिताया। प्रधानमंत्री गार्डन दिखाया, उस हाउस का गार्डन दिखाया और फिर अपने गेस्ट रूम लेकर गए। मोदी काफी देर तक जेडी वेंस के बच्चों के साथ बातें करते रहे, जो वीडियो में भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति वेंस आमेर किला का भ्रमण कर रही हैं और आमेर किला अपनी वास्तुकला के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है और यही कारण है कि जयपुर जाने वाला हर वो शख्स, जो चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो, यहाँ पर भ्रमण किए बगैर लौटता नहीं है। आमेर किला की खूबसूरती वेंस और उनके परिवार को खींच कर लाई है। यहाँ पर उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। वेंस ओपन जिप्सी में आमेर किले का भ्रमण करेंगे। यहाँ पर दो हाथी पुष्पा और चंदा, उन दोनों ने स्वागत किया। वेंस ने कल शाम को मोदी से मुलाकात की थी। जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चों इवान, विवेक और मिराबेल के साथ जब प्रधानमंत्री निवास पहुंचे तो जेडी वेंस फॉर्मल सूट अटायर में थे, लेकिन उनके बेटे इवान और विवेक ने इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस के बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। उन्हें प्रधानमंत्री हाउस गार्डन दिखाया और फिर अपने गेस्ट रूम लेकर गए। मोदी काफी देर तक जेडी वेंस के बच्चों के साथ बातें करते रहे। उसके बाद मोदी और वेंस के बीच टैरिफ और ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हुई है। जेडी वेंस आज जयपुर में है और कल वो आगरा जाएंगे, जहां ताजमहल का दीदार करेंगे। ताजमहल देखने के बाद वेंस शिल्पग्राम भी जाएंगे। इसके बाद वेंस फिर जयपुर लौट आएंगे। जयपुर से वेंस वापस अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। एक तरफ जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर रवाना हो गए हैं। वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचेंगे। जेद्दा को मक्का मदीना का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। इससे पहले वो साल 2016 और 2019 में भी सऊदी अरब यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जेद्दा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों तक जेद्दा में रहेंगे। इस दौरान आज वो क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। हज कोटा बढ़ाने और इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी जेद्दा में एक फैक्ट्री में जाएंगे, जहां काम करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब में करीब 27 लाख भारतीय काम करते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुस्लिम दोस्त से मिलने के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं भारत में मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों का वक्फ बचाओ मोर्चा आज फिर दिल्ली पहुंचा है। आज दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा।
आज फिर वक्फ कानून और मोदी सरकार के खिलाफ बड़े बड़े मौलाना तकरीर करेंगे। आज के कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद जैसे कई बड़े मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक मोदी सरकार वक्फ कानून को वापस नहीं लेती, उनका यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। AIMPLB ने वक्फ बचाव अभियान का पहला चरण, जो कि 11 अप्रैल को शुरू हुआ था, 7 जुलाई यानी कि 87 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ सिग्नेचर कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जाएंगे ये सिग्नेचर। अगले फेज की रणनीति भी तय की जाएगी। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहे इस प्रोटेस्ट में कौन कौन शिरकत कर रहा है, वो लिस्ट भी आपके सामने रख देती हूं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, AIMPLB के महासचिव फजलुर रहीम मुजादिदी, उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह खान आजमी, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद फतातुल्लाह हुसैनी और जमात अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना अफजर अली के अलावा कई बड़े मौलाना और मुस्लिम नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आम मुसलमानों से भी इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में पहुंचने की अपील की है। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक जबरदस्त अजीम शान मुजाहिरा होने जा रहा है। आप तमामी हजरात से मेरी पुरजोर अपील है कि उमड़कर सैलाब की तरह उस इजलास में आप तशरीफ ले आएं और आपके हुकूक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ कानून बनाकर जो गासिबाना कब्जा किया है, अपनी मुत्तहिदा ताकत और आवाज के जरिए इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ आवाज उठाएं और उस वक्त तक आपकी ये जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए जब तक जालिमों का जालिमाना कानून अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंच जाता। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली समेत पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 24 अप्रैल को दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। इस प्रोग्राम के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े मुस्लिम लीडर मौजूद रहेंगे। इस्लामिक सेंटर में होने वाले इस प्रोग्राम का आयोजन APCR नाम का संगठन कर रहा है। इसका संबंध जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। सड़क पर लाने की कोशिश हो रही। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ही मौजूद हैं, वहां से उनसे अपडेट ले लेते हैं। शोएब, जैसा कि पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि कैसे वक्फ कानून का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, और एक मंशा ये भी है कि न सिर्फ सरकार पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करना है। आज के इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तो हमने बता दी है, लेकिन क्या आम मुसलमान भी उतनी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होगा जितने की नेता जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी तो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आए, हालांकि यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो बैठे हुए दिख रहे हैं। तो कुछ देर के बाद इन लोगों को उम्मीद है कि और ज़्यादा जो लोगों की तादाद है वो बढ़ेगी। 10 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी जो नेता है वो नहीं पहुँचे। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष है सैफुल्लाह रहमानी, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। रसूल इलियास जो प्रवक्ता है वो पहुँच गए हैं कुछ देर के बाद, क्योंकि हमारी अभी कासिम रसूल इलियास से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता है पोजीशन का खास तौर पर, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्योंकि मेंबर भी है वो तो पहुंचेंगे ही। इसके अलावा संजय सिंह और दूसरे जो नेता है यहाँ पर आएंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा जो मुसलमानों के बड़े संगठन हैं उनके जो मुखिया है, चाहे मौलाना अरशद मदनी की बात करते हैं, महमूद मदनी, जमात इस्लामी के सादतुल्लाह हुसैनी, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जब से वक्फ संशोधन जो एक्ट है वो संसद से पास हुआ है, उस वक्त से जो मुस्लिम संगठन है वो ये कहते आए हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना गया और संसद में बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करा दिया गया। अब उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और सड़क का। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं और सड़क पर उनकी तरफ से एहतजाज या प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं, कई जो इन लोगों के मुखालिफ है, वो ज़रूर ये सवाल कर रहे हैं, चूँकि अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है और वहाँ से
कुछ उम्मीद भी जगी है, जिस तरह से लोग कह रहे थे और दावा किया जा रहा है मुस्लिम संगठनों का कि जी। 2 पॉइंट्स पर जो एक तरीके से अंतरिम आदेश की जो बात कही गई है वो उनके फेवर में है। एक तो बार अब अगर सड़कों पर शोएब हो सके तो जरा मंच की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं, कौन कौन मंच पर पहुंच चुका है, कौन कौन मंच पर आना बाकी है, और जो पीछे इतना बड़ा बैनर लगा रखा है उसमें क्या बातें कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर दिखा दूं मंच की। मंच पर आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है वक्फ बचाओ सम्मेलन, यानी कि उर्दू में इसको हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो मंच पर अभी लोग नहीं, आपको जो वहां पर मीडिया से बात करते हुए दिख रहे हैं वो सैफुल्लाह रहमानी है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष है। वो आपको वहां पर दिखाई देंगे, जो बैठे हैं मीडिया से वो बात कर रहे हैं। उसके अलावा मंच पर आपको कासिम रसूल इलियास जो प्रवक्ता है वो ही दिखाई देंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है शायद 11 बजे तक जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, जिनको बुलाया इन लोगों ने बोलने के लिए, चाहे वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जो मौलाना है वो हो या फिर अपोजिशन के पार्टीज़ के जो सांसद है उनकी बात करते हैं। देखिए मुझे जो अब्दुल रहीम मुजद्दिदी है वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो महासचिव है वो पहुंचे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं उनके वो तो पहुंच चुके हैं, जो पदाधिकारी है, चाहे उसमें महासचिव हो, अध्यक्ष हो या फिर जो सीनियर मेंबर है। लेकिन अभी जिन लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं या जो जमीयत उलमा हिंद के से जुड़े हुए लोग हैं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभी नहीं पहुंचे हैं और ये उम्मीद की जा रही है शायद 11 बजे तक पहुंचेंगे। तो अच्छा, ये जो बात शोएब लगातार जो विरोधी पक्ष से कही जा रही है, और इसमें मैं नेताओं का नाम लेना ज्यादा बेहतर समझती हूँ, या जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बहुत सारे उनकी तरफ से ऐसे रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि इन्हें माना जाए, इनमें संशोधन ना किया जाए, और वो तमाम बातें उनके डिफेंट को जेपीसी की रिपोर्ट में माना गया, उन संशोधनों को शामिल किया गया। इसके बावजूद ये कह देना कि एक सिरे से मुसलमानों की बातों को खारिज कर दिया गया, उन सांसदों की बातों को खारिज कर दिया गया जो इस संशोधन के विरोध में थे, ये भी तो गलत है। क्या सच पूरा जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, मैंने सवाल किया था 2 दिन पहले ही जब हमने असदुद्दीन ओवैसी बात की थी, तो वे कह रहे थे कि हमारे रिसेंट नोट को उस तरह से शामिल नहीं किया गया। जो 44 संशोधन किए गए हैं इस पूरे एक्ट में, हमने इनके विरोध में जो बातें हैं वो रखी थी, लेकिन किसी को भी शामिल नहीं किया गया। एक लंबी जो फहरिस्त है वो गिनवाते हैं, चाहे वो 5 साल के जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मामला है, वक्फ बाय यूज़र का इशू है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का होना है, लिमिटेशन की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें। वो तो ये कहते हैं, चाहे आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से बात करते हैं, जमीयत के लोगों से बात करते हैं, मुस्लिम सांसदों से बात करते हैं, जेपीसी में जो अपोजिशन के जो सांसद थे उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि 44 के 44 जो संशोधन जो सत्ता पक्ष ने शामिल किए हैं वो उन तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं और इनको खत्म होना चाहिए। वो ये भी दलील देते हैं कि मुसलमानों की तादाद तो संसद में आप लोकसभा में जो बात समझ में आती है शोएब, वो ये है कि वो रत्ती भर भी दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं, चाहे मामला धर्म का हो, चाहे मामला प्रॉपर्टी का हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले को भी धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां मुसलमानों में वक्फ के नाम पर माहौल बनाने में लगी है, तो वहीं मोदी सरकार भी अब इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ने के लिए मैदान में उतर रही है, और इसकी शुरुआत खुद अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू आज से करेंगे। किरण रिजिजू आज मुंबई में एक सेमिनार में शामिल होंगे और इस सेमिनार का मकसद मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताना है। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहेंगे। बीजेपी सांसद और विधायक भी इस सेमिनार में मौजूद रहेंगे। साथ ही पसमानदा मुसलमान भी सेमिनार में सहयोगी रहेंगे। वक्फ कानून के बाद जल्द ही यूएफसीसी आने वाला है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में रखा जाए, और इसलिए ये सेमिनार किया जा रहा है। वहीं वक्फ कानून को लेकर दिल्ली बीजेपी भी एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में वक्फ कानून को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला किया गया कि बीजेपी दिल्ली में 5 मई तक मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जनजागरण अभियान चलाएगी। हर मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश स्तर से एक प्रवक्ता शामिल होकर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी देंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों और परिवारों तक वक्फ से जुड़े हुए सही तथ्य पहुंचाए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी। सर, वक्फ कानून तो बन गया, अब जनता के भीतर भ्रम ना फैले, इसके लिए क्या किया जा रहा है? एक बहुत शानदार कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है।
और देश भर में इसका स्वागत हो रहा है। इसमें परेशान वही लोग हैं, गुमराह वही लोग कर रहे जिन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, बेजा इस्तेमाल किया है, बेचा है और उसको हड़पा है। ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, ये कामयाब ना हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में केंद्र में 4 लोगों की एक टोली बनाई है। केंद्र के टोली के हिसाब से हमने राज्यों में टोली बनाई है, राज्यों ने जिले में बनाई है, जिले ने मंडल में बनाई है। अब हम सब लोग जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका एक प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनको वक्त में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो तरमीम हुआ है, जो संशोधन हुआ है उसको बता रहे, सारे विषयों को हम उनको सिखा रहे। अब ये सारे लोग आने वाले 1 तारीख के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, हम वहाँ पर संवाद करेंगे। जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो गद्दे-नशीन हैं दरगाहों के, उन सब से बात करके ये हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को संशोधित कर जो हमारे ऊपर कलंक लग रहा था, जिसके वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहा था कि वक्फ माफिया है। तो अभी आप ये बता रहे हैं कि मंडल स्तर तक देश भर में 4 कार्यकर्ताओं को वर्कशॉप के लिए तैयार किया जा रहा है, वो वर्कशॉप चलाएंगे? नहीं, वर्कशॉप के लिए तैयार किया गया है, उनको वर्कशॉप के माध्यम से सिखाया जा रहा है और वो संवाद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की इस मंशे को कि जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक ताकत था वक्फ बोर्ड और उसकी प्रॉपर्टी, जिसका इनकम मुसलमानों के किस्मत को बदल सकता था, लेकिन उसको जो कांग्रेस के लोग थे, जो सपा बसपा के लोग थे, इन लोगों ने हड़प लिया। अब बात मुर्शिदाबाद हिंसा की। मुर्शिदाबाद हिंसा के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच 3 रिटायर्ड जजेस से कराने की मांग की गई है। बंगाल से हिंदुओं के पलायन पर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट देने की मांग की गई है। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर आज जस्टिस BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए वहां पर पैरामिलिट्री को तैनात करने की जरूरत है। इस मामले पर जैन की याचिका पर पहले से ही बंगाल चुनाव बाद हिंसा पर उनकी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। अब जो वक्फ संशोधन कानून के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या की गई है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें डिमांड की गई है कि 3 रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेजी जाए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो, अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी जाए, हिंसा के बाद पलायन कर गए हिंदू परिवारों के बारे में भी रिपोर्ट ली जाए। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सबकी गिरफ्तारी ओडिशा के झारसुगुड़ा से हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक जियाउल हक है, जिस पर जाफराबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या में शामिल होने का आरोप है। यानी बाकी अन्य आरोपी मुर्शिदाबाद हिंसा के दूसरे और मामलों में आरोपी हैं। पुलिस का कहना यह है कि आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जाफराबाद में वारदात को अंजाम देने के बाद जियाउल हक भागकर ओडिशा के झारसुगड़ा इलाके में आकर छिप गया, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। आपको जानकारी दे दें, 12 अप्रैल को दंगाइयों ने हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास को पहले घर से खींचकर बाहर निकाला, बेरहमी से धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इस हत्या का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। जाफराबाद में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को जलाया गया, बेरहमी से हत्या की गई, इससे लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हरगोविंद दास, चंदन दास के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। As Supreme Court has stated the thing, so we don't have any remark on it. It is the decision of the Honorable President of the country. She is eligible enough to take the decision. So I think we should not pass any kind of comment in this regard. Several this type of incident happened that day, and not only so, they have been taken on gunpoint and they have been pressurized to chant Allahu Akbar. The Hindu women, they have been pressurized to chant Allahu Akbar. So this was the situation under Mamata Banerjee's regime.
And this will be the future of the other Hindus, those are staying in the Kolkata and the other part and thinking that everything is okay. Only the Murshidabad there is some problem. Problem is in the DNA. So that we have to discuss, and I would urge the so-called intellectuals of Kolkata. Where are you, sir?